अधिकारी, हमारे साथी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बीच पधारे हमारे मुख्य अतिथि, जो कि हम सभी साथियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो कि नाबार्ड के इस मिशन, इस विजन के लिए जो अग्रसर काम कर रहे हैं, भारत की गांव की उन्नति के लिए, उसमें जो काम कर रहे हैं, उसमें देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक गर्व का विषय है। साथियों, नाबार्ड के संपर्क में आए और नाबार्ड की कई गतिविधियों में एक्सप्लेन किया और गहराई से नाबार्ड के बारे में बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देश के का एक प्लान तैयार किया है जो पूरे इंडिया में काफी किसानों में बहुत पसंद किया जा रहा है। और इसमें हम में क्रॉप प्लांटेशन होना चाहिए और उस प्लांटेशन का बेनिफिट फार्मर्स को कई गुना अलग अलग रूप में होना चाहिए, जो सुरक्षा के रूप में भी हो सकता है और इनकम के रूप में भी हो सकता है, बायोमास के रूप में भी हो सकता है, फ्रूटिंग के रूप में भी हो सकता है और अलग अलग तरीके से कई रूप में हो सकता है। फिर उसके बाद जो है ना, ये 4 थॉट हैं जिनके माध्यम से हम अपनी पूरी बातचीत को कंप्लीट डेवलपमेंट में लेके जाते हैं। पहला है कि वो फार्मर अपने काम के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। हमने देखा है किसान को ये समझ नहीं होती है कि उसकी क्रॉप, वो कौन सी क्रॉप लगाए जिससे उसको मुनाफा होगा। अगर एक किसान धान लगा रहा है तो पड़ोसी भी धान लगाएगा, इवन पूरा गांव धान लगा देगा। अब उस धान का रेट मिलेगा नहीं मिलेगा उसको कुछ नहीं पता, और नहीं मिलेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगा। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग मिट्टी के प्रति होना चाहिए कि मिट्टी में क्या उग सकता है, क्योंकि कुदरत ने जो है ना, जैसे हम इंसानों को अलग अलग गुण दिए हैं, ऐसे ही अलग अलग रंग रूप की मिट्टी को भी अलग अलग गुण दिए हुए हैं। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगती हैं, ये किसान को पता होना चाहिए। हमारी मिट्टी गन्ना उगा सकती है या सरसों उगा सकती है। अगर हमारी मिट्टी में सरसों उगाने का स्किल्ड है तो हम गन्ना नहीं उगाएंगे, क्योंकि सरसों उगाएंगे तो वो बेहतर ऑटोमेटिकली कला के मुताबिक होगा, और अगर हम उसमें गन्ना उगाएंगे तो कला के विपरीत होगा काम, तो उसमें यील्ड कम आएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। ये 7 डेज के वर्कशॉप में पूरा 2 घंटे का टॉपिक होता है, जिसमें हम फार्मर्स को गहराई से समझाते हैं कि मिट्टी के प्रति कैसे समझ तैयार करना, कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं और किस मिट्टी में क्या गुण होते हैं, उसमें क्या क्रॉप आपको लगाना चाहिए। फिर उसको बाजार के प्रति भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बाजार में कौन सी क्रॉप है जो सबसे महंगे दाम दे सकती है, वो उसको पता होना चाहिए, उसके नॉलेज होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग में आता है। समझ, इसको हम बोलते हैं अपनी हिंदी में कि समझ होना चाहिए खेती के प्रति। जो धंधा आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको समझ तैयार करनी है। सेकंड है कि बिना टेक्नोलॉजी के काम नहीं करना। आप जो भी काम करेंगे वो टेक्नोलॉजी के रूप में ही काम करें, चाहे वो आप लेयर फार्मिंग में करें, इंटर क्रॉपिंग करें, मिक्स क्रॉपिंग करें, मल्टी क्रॉपिंग करें, बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट करें। कोई भी क्रॉप के वेस्ट को आप खराब मत समझिए, वेस्ट मत समझिए, वो बेस्ट है। उसको क्या उसमें से निकल सकता है, उस पर स्टडी करिए। तो इस पे भी मैंने काम किया। 48 क्रॉप पर हमने काम किया है, जो वेस्ट से, मतलब जिनके वेस्ट से हमने क्रॉप से जितना हम ईल्ड लेते हैं उससे दोगुना ईल्ड हमने लिया हुआ है, मतलब उससे दुगुना रेवेन्यू जनरेट किया है। आगे आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, कैसे हम अपने प्रोडक्शन को प्रोडक्ट लेवल पे लेके जाएं। तो एक एजेंडा किसान को अपनाना पड़ेगा कि हमारे खेत में जो प्रोडक्शन आ रहा है, हम चाहे एफपीओ के चैनल में लेके जाएं, इंडिविजुअल फार्मर चैनल में लेके जाएं, कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाएं या जो भी बनाएं, पर फार्म प्रोडक्शन टू किचन प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट हमारे संज्ञान में होना चाहिए। तो ये 4 थॉट्स हैं जिनके एजेंडे पर हम बहुत गहराई से फार्मर्स के बीच में काम कर रहे हैं। अभी इतने सालों के काम में कुछ अचीवमेंट हासिल हुई हैं, जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। लगभग 450 जो मॉडल हैं, सस्टेनेबल मॉडल, जिसके जिक्र अभी हमने पिछली स्लाइडों में किया है, इन मॉडल्स पर हमने 450 मॉडल सस्टेनेबल जो कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी तक बना लिए हैं। 90+ फार्मर्स, 1000 फार्मर्स को हमने अपने फार्म से प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी हुई है, और 10,000 यूथ को भी हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, प्रैक्टिकली उनको एजुकेट किया है, यूनिवर्सिटीज में भी जाके, अपने फार्म पे भी बुला के, और कई अलग अलग यूथ के प्रोग्राम्स के माध्यम से। लगभग अभी तक 12 से 13 लाख फार्मर से हम डायरेक्टली इंटरेक्ट हो चुके हैं, जिनको हम अपनी टेक्नोलॉजी और इन सारे इनोवेशंस के बारे में उनको नॉलेज डिलीवर कर चुके हैं। लाखों फार्मर्स का नेटवर्क तैयार हुआ। दुनिया के 24 देशों से लोग हमारे फार्म पर ट्रेनिंग लेने के लिए आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, लेयर फार्मिंग क्या है,
किस तरह से ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देशों के डेलीगेट्स फार्म पे हमारे यहाँ आते रहते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। फिर उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी फार्म हमारा विजिट कर चुके हैं। 25 प्लस यूनिवर्सिटीज में हम लोगों को जाके अपनी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए अवेयर कर चुके हैं। 3500 प्लस इंडियन आर्मीज को भी हम जो है ना वेस्ट मैनेजमेंट पर उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं कि कैसे वो, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग बहुत सारी होती है और बहुत सारे वेस्ट को वो सुबह से झाड़ के और आग लगाते हैं और वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खराब होता है। तो कैसे हम उसका अच्छा खाद बना सकते हैं, उस पर हमने उनको अवेयर किया है। और बहुत सारी मैगजीन्स के थ्रू, टीवी चैनल के एपिसोड के थ्रू लगातार लोगों तक ये चीजें हम पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहला एप्रिशिएशन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि कृषि गौरव सम्मान के रूप में 2016 में मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल के लिए दिया हुआ था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय कृषि उदय के नाम से ये खिताब 2016 में मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी के लिए दिया हुआ था। फिर भारत के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन जी, आनंद महिंद्रा जी ने नेशनल यूथ कैटेगरी का युवा सम्मान जो है ना इस मॉडल के लिए दिया हुआ था 2017 में। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध सम्मान GSPL फाउंडेशन नवीन जिंदल जी ने इस काम के लिए दिया हुआ था। फिर ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा नई दिल्ली ने इसे पंडित दीनदयाल कृषि अंत्योदय उपाधि से इसको नवाजा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कृषि युवा उत्थान सम्मान के नाम से इस काम को नवाजा। एग्री एंटरप्रेन्योर समिट में 2017 में हमने अपना 4 लेयर फार्मिंग का आइडियाज रेस किया हुआ था, जो पूरे दुनिया में नंबर 1 आइडिया के रूप में आया था। और इसको बहुत सारे अलग अलग देशों में एप्रिशिएशंस भी मिले इसके थ्रू, और इसमें फर्स्ट प्राइज इस मॉडल ने जीता हुआ था, मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल ने। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कृषक फेलो सम्मान का खिताब इस काम के लिए दिया। JCI इंडिया ने मोरल एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए जो है ना 2019 में चुना था। फिर जल योद्धा सम्मान जन फाउंडेशन ने पानी बचाने को लेकर दिया हुआ था। फिर उसके बाद बेस्ट फार्मर का खिताब जो है ना बायोविद रिसर्च सोसाइटी प्रयागराज UP ने इस काम के लिए दिया। बुंदेलखंड का श्यामलम संस्थान का गौरव इस काम के लिए है। 2017 में मार्वलस रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में भी नाम इस मॉडल का दर्ज है। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट के लिए, गाँवों के विकास के लिए जो है ना रूरल आइकॉन का खिताब जो है ना आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा मिला हुआ था। फिर सत्ययुल मित्तल नेशनल जो खिताब होता है, जो कहीं अन्ना हजारे को 2002 में अन्ना हजारे जी को दिया गया था और 2006 में जो है सदगुरु को दिया गया था, वो 2020 में जो है ना मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए दिया गया। और इसके साथ में 5 लाख रुपए की धनराशि, और सभी के साथ जो भी धनराशि अभी तक हमें इन अवार्ड्स के माध्यम से प्राप्त हुई है, लगभग 25 से 30 लाख रुपए की, वो सारी धनराशि हमने किसानों के हित के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए लगा दी है। उसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्राम मित्र युवा सम्मान, कैसे गांव के डेवलपमेंट के लिए हम ये टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक छोटे से समय में और छोटी सी उम्र में हम लेके गए, उसके लिए विज्ञान भवन में उन्होंने बुला के इस काम को अप्रिशिएट किया हुआ था। फिर धरती मित्र के नाम से ये खिताब है जो 5 लाख रुपए की धनराशि के साथ में ऑर्गेनिक इंडिया ने इसको दिया हुआ था मल्टी लेयर फार्मिंग के इनोवेटिव मॉडल के लिए और प्राकृतिक जैविक खेती के लगातार डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब पूरे दुनिया से एक व्यक्ति को मोरल एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए चुना गया था 2020 में। ये भी खिताब मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल के लिए और इस टेक्नोलॉजी के नाम पर है। इसके बाद जो है ना बहुत सारे जो हमारा मॉडल है काम करने का, वो बेसिकली हमने कभी भी किसान को हॉल में बिठा के चीज़ों को समझाने की कोशिश नहीं करी है, खेतों पर बुलाने की और खेतों पर ही समझाने की कोशिश की है। तो जितनी स्टडी में बहुत सारे MP, MLA, मिनिस्टर्स सभी लोग हमारे फार्म पर विजिट करके प्रैक्टिकल फार्मिंग सेक्टर में जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है उनको लेकर बड़ी बड़ी मैगजीन्स को भी आर्टिकल दे चुके हैं। तो ये लगातार कार्य लगातार करते रहते हैं। फिर ये
मैंने लिखा है। अब हम मुख्य इनोवेशन की बात करते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं, उसमें 10 मिनट में आपको ब्रीफ कर देते हैं लेयर फार्मिंग किस तरह से फार्मर्स को बेनिफिट करती है, तो क्या क्या क्यों हमें ये करना चाहिए। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ये हैंडल करता है। ये मॉडल लिखा हुआ है, वाटर पानी की प्रॉब्लम को हैंडल करता है, वीड, इंसेक्ट, मैन्योर, लैंड, वेदर के बैड इफेक्ट, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, लेबर प्रॉब्लम और इंक्रीज जो कॉस्ट हो रही है हमारी फार्मिंग में, उन सारी प्रॉब्लम्स को ये मॉडल हैंडल करता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे वेरिएशन है। लेयर फार्मिंग का मतलब, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वो 2 डबल स्टोरी भी हो सकती है, 3 स्टोरी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और बहुत सारी स्टोरी गिनती हो सकती है उसमें। तो इसमें गिनती में अभी तक हम 5 लेयर तक पहुंचे हैं। सबसे पहले हमने 2 लेयर से शुरू किया था, फिर 3 लेयर, फिर 4 लेयर, फिर 5 लेयर, अभी 6 लेयर पर हम लास्ट 3 ईयर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी सफलता पूर्णतः नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी तो हम लोगों के बीच में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है फार्मिंग में, देखिए सबसे पहले हमें सॉइल का हेल्थ बनाना जरूरी है, क्योंकि हमें उसी से अच्छी यील्ड लेनी है। मतलब हमें मिट्टी में ही बीज डालना है और बीज से फिर पौधा बनेगा, फिर उपज आएगी। तो मिट्टी को तैयार करना बहुत जरूरी है। किसान क्या करता है ना, अपनी फसल काटता है, फिर अगली फसल का समय आता है और बो देता है। वो ये नहीं देखता कि प्रीवियस फसल में ये प्रॉब्लम आई हुई थी, ये बीमारी आई थी, ये बीमारी मिट्टी के अंदर ऑलरेडी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। अगर हम इसी पे रिपीट दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो वो बीमारी अगली क्रॉप में ट्रांसफर होगी। तो उसके लिए जो है ना, हम क्या करते हैं, 100 kg लाइम पाउडर और 50 kg नीम पाउडर का रिकमेंडेशन जो है ना एवरी ईयर फार्मर्स को बोलते हैं कि ये करें एज ए ट्रीटमेंट के रूप में, ताकि मिट्टी के अंदर जो भी हानिकारक पैथोजन है या प्रीवियस क्रॉप की जो भी रेसिड्यूज हैं उनको खत्म किया जाए और मिट्टी को वापस तैयार किया जाए। तो उस कड़ी में सबसे पहले नंबर हम फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम बैम्बू और वायर से जो है ना एक स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, क्योंकि मल्टी स्टोरी फार्मिंग या मल्टी लेयर फार्मिंग का डेफिनेशन वहीं से शुरू होता है कि एक के ऊपर एक फसल उगाना। अब एक के ऊपर एक आप फसल कैसे उगाएंगे। बिल्डिंग आप बनाते हैं तो क्या करते हैं, पिलर लगाते हैं, पिलर के ऊपर छत बनाते हैं, फिर उसके ऊपर अगला बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब अगला फ्लोर बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें फ्लोर के लिए एक स्ट्रक्चर प्लान करना बहुत जरूरी होगा। भारत में इसको लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। लोग सुपारी के पेड़ पर जो है ना काली मिर्च उगाते हैं और उसको अगर मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं, तो वो डेफिनेशन थोड़ा सा डिफर है। उसको हम मल्टी क्रॉपिंग में ले सकते हैं। बहुत सारे फार्मर्स जो है ना एक फसल के साथ में दूसरी फसल उगाते हैं, तो वो नॉट लेयर फार्मिंग, वो मल्टी क्रॉपिंग में आ सकती है पर लेयर में नहीं आ सकती है। लेयर का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर तो इसमें आपको मॉडल बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर के ये लेयर फार्मिंग को, मतलब लेयर फार्मिंग को प्रेजेंट ही नहीं करेगा, आप उसको लेयर फार्मिंग नहीं बोल सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लोर बनाएंगे। फ्लोर के लिए स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ेगा और इसमें हम बैम्बू या वुड लकड़ी लोकली साधनों का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी आप लकड़ी ले सकते हैं 11 फीट की हाइट का, और उसकी विड्थ 2 इंच के आसपास होना चाहिए। 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर हम इसे होल करके जमीन के अंदर डालते हैं और फिर उसके बाद इसमें वायरिंग से या बैम्बू को ही उसकी बंच फटा के उसका वायरिंग प्रॉपर करते हैं 6-6 इंच के डिस्टेंस पर। और फिर उसके ऊपर हम वीड्स के रूप में जो घास हमारे खेतों में खरपतवार के रूप में बारिश में होती है, हम उसको काट लेते हैं और उसके बंडल बना के ड्राई कर लेते हैं और उस ड्राई वीड्स को हम इसके ऊपर शेडिंग कर देते हैं। सो बेसिकली इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो गर्मी से 50% जो धूप का असर है वो फसल पे नहीं पड़ता। बहुत तेज धूप होने पे लपटने लगती, बहुत तेज ठंड होने पे पाला नहीं लगता और बहुत तेज ओले पड़ने पर क्रॉप डैमेज नहीं होती। ये बेनिफिट ये हो जाता है और वीड्स का हमारा समुचित उपयोग भी हो जाता है। तो वीड्स नॉट अ प्रॉब्लम, वीड्स का अगर हम उपयोग करें तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है। तो ये हमने किया, ये मॉडल इस तरह से पूरा तैयार हो जाता है। आप इसमें अंदर पावर टिलर, छोटा ट्रैक्टर आराम से ले जा सकते हैं। बेसिकली ये पॉली हाउस और नेट हाउस का एक सस्टेनेबल विकल्प भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये पूरा एक घर बन जाता है पौधों का और इसमें हम फिर क्रॉप का सेटिंग करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले नंबर हमने 2 क्रॉप का जब उगाया था तो इसमें हमने पहले नीचे टमाटर लगाया था जो हमने फरवरी में प्लांटिंग किया था और इसके ऊपर हमने जो है ना एक लता वाली क्रॉप के रूप में करेला लगाया था। तो ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। गर्मी के टाइम में इसमें फ्लावर्स ड्रॉप नहीं हुए। जैसे हम ओपन में जब टमाटर लगाते हैं किसान, तो क्या होता है जब बहुत तेज टेम्परेचर होता है तो फूल ड्रॉप हो जाते हैं, तो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इस मॉडल के अंदर जब हमने लगाया और ऊपर एक करेला, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पत्ती पर जब धूप पड़ती है तो पानी का इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होता है तो वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। लेकिन जब हमने ये मॉडल बनाया, घास लगा दी,
तो वो पानी का इवापोरेशन उस घास पर रुकता है और वो फिर वापस जो है ना एक ह्यूमिड मतलब एक इन्वायरमेंट बना के एक ह्यूमिड क्लाइमेट बना देता है, और जैसे ही हवा चलती है तो वो ह्यूमिड क्लाइमेट एक एसी के इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में 5 डिग्री तक का फर्क आ जाता है, और अगर 5 डिग्री का फर्क आ गया तो मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। इससे क्रॉप में फुल ड्रॉप नहीं होते। आप गर्मी में टमाटर, बैगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, ये सब चीजें आराम से इसमें उगा सकते हैं, और ऊपर एक क्रॉप आराम से उगा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, 2 क्रॉप एक साथ उगाएगा तो इसमें पानी का रिक्वायरमेंट कम हो गया, बीट्स थोड़ा कम आया, यील्ड भी 2 गुना हो गया। और फिर मुझे इसमें बहुत अंदर स्टडी करने का मौका मिला, क्योंकि जब हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो दूसरे का रास्ता अपने आप समझ में आता है। तो हमने इसमें बेसिक प्रिंसिपल लगाया। प्रिंसिपल क्या है कि जैसे जंगलों में जब हम ऊपर झाड़ियां होती हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा एक बड़ा पेड़ होता है, फिर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है जंगल की। ऐसे नहीं होता कि एक ही पेड़ खड़ा हुआ है जंगल में। तो जब जंगल में ये 4-5 चीजें एक साथ रह सकती हैं और इनको कोई फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन सीड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये लाखों वर्षों से हमारी ब्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स अपने आप में खुद ही मतलब जो है ना एक दूसरे की पूर्ति करता है। जैसे अगर 4 चीजें वहां पर एक साथ में हैं तो कुछ तो साइंस है जो इन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो ये मेरे मन में आइडिया वहां से आया, और मैंने फिर वही आइडिया को क्रॉप पर अप्लाई करना चालू किया कि अगर हम एक सब्जी के पौधे को दूसरे सब्जी के पौधे के साथ लगा के देखें कि इन दोनों में आपस में इनकी बन रही है या नहीं बन रही है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट लगातार हम करते रहे। 9 सालों में लगभग 360 मॉडल बनाए, और उनमें ये तय किया कि ये क्रॉप के साथ में ये क्रॉप आप लगाएंगे तो दोनों को फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो इससे क्या हुआ कि फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट फार्मर्स का बहुत कम हो गया, और 2 फसलें एक साथ लगाने में एक दूसरे के कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा। एक फसल ने जो तत्व छोड़ा वो दूसरी फसल को फूड के रूप में मिल गया, दूसरी फसल ने जो छोड़ा तत्व वेस्ट के रूप में वो पहली फसल को फूड के रूप में मिल गया। तो कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट प्लान किया ईश्वर ने, प्रकृति का डिजाइनिंग किया है कि एक दूसरे के ऊपर सारे लोग डिपेंड हैं। जंगलों में जो है ना आपने देखा होगा सारे जीव जो है ना जिंदा रहते हैं और खुशी से जीते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक उसी तरह से प्लांट्स की आजीविका भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। ईश्वर ने कुछ इस तरह से प्लानिंग किया हुआ है। तो जैसे हम ह्यूमंस जो फूड खाते हैं फिर वो वेस्ट करते हैं, अब वो वेस्ट हमारे लिए वेस्ट है लेकिन किसी दूसरे का वो फूड है। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग है ईश्वर की, है ना। तो ऐसे प्लांट्स भी जो खाना खाते हैं वो वेस्ट करते हैं, अब वो वेस्ट जो किया वो किसी दूसरे प्लांट्स के लिए फूड है। तो ऐसे जब हम ये पता कर लें कि किसका वेस्ट किसका फूड है, तो अगर हम दोनों को एक साथ लगाएं तो दोनों की रिक्वायरमेंट आपस में पूरी हो जाती है। तो मल्टीलेयर का जो प्रिंसिपल है वो इस मॉडल पर ही टिका हुआ है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा कॉम्बिनेशन, इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि आपको किस क्रॉप के साथ में क्या लगाना है। तो 9 सालों के अंदर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अलग अलग मॉडल पर लगातार प्रयोग किए, और अभी तक हम 360 मॉडल वेजिटेबल फार्मिंग में बना चुके हैं, जिनको एक साथ लगाने पर क्रॉप का यील्ड बहुत अच्छा होता है, पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और आपकी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। अभी इसके बाद जो है ना ये मॉडल के अंदर हमने क्या किया, जमीन के अंदर जो है ना एक रूट क्रॉप को लगाया। तो रूट क्रॉप में हमने एक कंद वाली फसल को सिलेक्ट कर लिया, लाइक अदरक, जिंजर, इस तरह से कुछ भी बहुत तरह की फसलें हैं। और फिर सरफेस पर हमने लीफी क्रॉप का प्लान किया और ऊपर हमने एक क्रीपर्स क्रॉप का प्लान किया। तो कुछ इस तरह से होता है, जमीन के अंदर हमने एक 2 इंच की गहराई पर रूट क्रॉप को डाल दिया, मिट्टी को ढक दिया। अब रूट क्रॉप 2 महीने में जब तक ऊपर आएगा तब तक फार्मर उस पर लीफी वेजिटेबल लगा के अपना रनिंग में इनकम ले सकता है, क्योंकि रूट क्रॉप 9 मंथ का है, उसको 9 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। तो 9 मंथ तक वेट ना करे उसके लिए हम लीफी क्रॉप उसके ऊपर से डाल देते हैं, और उससे कई तरह के बेनिफिट होते हैं। देखिए, जब लीफी क्रॉप हम डाल देते हैं तो ये 20 दिन में जमीन के सरफेस को ढक लेती है, नंबर 1। जब जमीन के सरफेस को इसने ढक लिया तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वीड्स नहीं निकल पाएंगे। नहीं तो अगर हम ये स्पेस नहीं ढकेंगे तो वीड्स अपने हिसाब से उगते रहेंगे। आप वीडीसाइड डालिए या तो आप मैनुअली निदाई करिए, तो इन दोनों कंडीशन में आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ना है, घटाना है। तो हम क्या करते हैं, काटते नहीं है उसको, रूट के साथ में निकालते हैं। और रूट के साथ में निकालने से एक तो स्पेस खाली होता जाता है, और दूसरा डेली बेसिस पे इनकम आती चली जाती है, और तीसरा जैसे ही हम रूट को निकालते हैं तो सॉइल निकलती है, सॉइल निकलती है तो पोरस डेवलप होता है, तो निदाई गुड़ाई का वापस खर्चा बच जाता है। तो ऐसे करके इसको हम
इस तरह से मोबिलाइज करते हैं हम अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को, अपने इनपुट्स को, कि वो 1 गुना लगे और कई गुना उसका बेनिफिट्स हो जाए। फिर हम ऊपर में जो बैम्बू हमने खड़े किए उसी पर हम क्रीपर्स लगा देते हैं, तो एक क्रॉप क्रीपर्स की ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से ये होता है। हमारे नाबार्ड के भी बहुत सारे ऑफिसर्स में विजिट किया हुआ था। ये जब मॉडल ये 3 लेयर के शेप में था, 2014 का ये छायाचित्र है। उस समय नाबार्ड के अधिकारी लोगों ने ये मॉडल को बखूबी प्रैक्टिस वीड्स के रूप में सीड्स डाल दिए वेजिटेबल्स के, वो जो वीड्स से फास्ट उगते हुए। तो जैसे मेथी है, पालक है, धनिया है, इनका एज 3 मंथ का होता है। तो ये बेसिकली 5 से 10 दिन के अंदर मिट्टी को ढकने लग जाते हैं। मेथी तो 3 दिन में आ जाती है ऊपर, और 5 से 7 दिन के अंदर वो मिट्टी को कवर कर लेती है। तो इसमें हम मेथी, पालक, धनिया, चौलाई, बहुत 16 तरह की लीफी क्रॉप्स हैं, उनमें से किसी भी एक क्रॉप्स को हम डाल के जमीन के सरफेस को ढक देते हैं। तो इससे पहला फायदा वीड्स नहीं आया। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि जब गर्मी का समय होगा तो क्या होगा, पानी का इवापोरेशन होगा। अब पानी का इवापोरेशन होगा तो पानी का इवापोरेशन कब होता है, जब सूरज की किरण मिट्टी पे पड़ेगी तब। तो 50% धूप तो हमारी शेड ने रोक लिया जो हमने वीड्स डाला। फिर 50% जो सनलाइट आई वो लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर लगी, पत्ते पे, ना कि सॉइल पे। अगर सॉइल पे लगती तो पानी इवापोरेट होता। अब लीफी वेजिटेबल के जब पत्ते पर लगी तो पानी का इवापोरेशन रुक गया। और ये कैलकुलेशन है हमारा, 70 to 90% आप पानी को इवापोरेट करने से रोक लेते हैं। और वही हमारी शेडिंग है। इससे हमारा मतलब, जैसे आप ओपन में जो पानी देंगे, दूसरे दिन आपका खेत मतलब लगेगा कि फिर से पानी देना है। और इसके अंदर जब हम पानी देते हैं तो 10 दिन में भी आपको नहीं लगेगा कि वापस पानी देना है। इतना बड़ा मतलब चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। पानी का इवापोरेशन पूरा रुक जाता है। और दूसरा क्या है कि जो पानी थोड़ा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पत्ती पर जब धूप पड़ती है तो पानी का इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होता है तो वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। लेकिन जब हमने ये मॉडल बनाया, घास लगा दी, तो वो पानी का इवापोरेशन उस घास पर रुकता है और वो फिर वापस जो है ना एक ह्यूमिड मतलब एक एनवायरनमेंट बना के एक ह्यूमिड क्लाइमेट बना देता है। और जैसे ही हवा चलती है तो वो ह्यूमिड क्लाइमेट एक एसी के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में 5 डिग्री तक का फर्क आ जाता है। और अगर 5 डिग्री का फर्क आ गया तो मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। इससे क्रॉप में फुल ड्रॉप नहीं होते हैं। आप गर्मी में टमाटर, बैगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, ये सब चीजें आराम से इसमें उगा सकते हैं। और ऊपर एक क्रॉप आराम से उगा सकते हैं। तो इससे स्ट्रक्चर के ऊपर निकल गया ये, और ये टॉप फ्लोर पे ही फलेगा। मतलब ये 10 से 15 फीट की हाइट तक कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में फलता जाएगा। और उसके नीचे आपकी अन्य क्रॉप्स हैं, क्रीपर्स भी है और नीचे लीफी भी है और नीचे आपकी रूट क्रॉप भी है। तो इस तरह से पपाया ऊपर निकल जाता है। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं। करीब हम 200 प्लस क्रॉप्स पर काम कर चुके हैं, जिसमें मिलेट्स भी हैं, फील्ड क्रॉप भी हैं, रनिंग वेजिटेबल्स क्रॉप भी हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स भी हैं। तो इसमें इस कड़ी में हमने ब्लैक टर्मरिक पर काम किया। तो ब्लैक टर्मरिक का यील्ड भी हमने 22 कुंटल पर एकड़ तक लिया, जो नॉर्मल फील्ड में 10 कुंटल पर एकड़ तक रह जाती है। इसमें 22 कुंटल पर एकड़ यील्ड लिया और बहुत अच्छा इसका कर्क्यूमिन लेवल आया। और एक चीज, कहाँ गिरेगा खेत में, तो खड्डे में रुकेगा। पहले खड्डे से ओवरफ्लो होगा तो कहाँ जाएगा, फिर खेत के बाहर जाएगा। तो खेत के बाहर जो है ना हमने ट्रेंचेस बना रखी है, तो ट्रेंचेस में ये पानी जाता है। ऐसे नालियां बना रखी खेत के चारों तरफ बॉर्डर्स पे, तो उसमें पानी गिरेगा। फिर उससे पानी ओवरफ्लो होगा तो कहाँ जाएगा, फिर खेत के अंत में जहां पर हमारे खेत का सारा पानी निकलता है, ढाल होता है जहां पर, वहां पर हम 10 बाई 10 का एक पिट बना देते हैं। उस पिट का हम वाटर रिचार्जिंग के रूप में भी काम करते हैं और वाटर रिसोर्सेज के रूप में भी काम कर लेते हैं। तो इस तरह से वो कई रूप में हमें बेनिफिट्स होता है। और इस तरह से हम मिट्टी को, पानी को और नाइट्रोजन को खेत से बाहर नहीं निकलने देते, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद ये देसी सीडों का जो कलेक्शन किया, इसमें हमने जो उनकी जेनेटिकली प्यूरिफिकेशन है उस पर काम किया लगातार, कि कैसे हम एक बीज के अंदर अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज का सिलेक्शन करके हम बहुत क्वालिटी बेस्ड बीज बना सकते हैं। तो ऐसी 90 प्लस वेराइटीज का बीज बनाया हमने। और ये